चीज़ है, तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं और ओवरवेलमिंग सिचुएशन है मेरे भाई, ओवरवेलमिंग। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, आप बंदे को नहीं समझ आती कि क्या लूँ और कहाँ से लूँ, ठीक है ना। तो ये बात है। चलो अंदर चलते हैं अंदर। ये देखो यार कितना ज़्यादा बल्क में है यहाँ पे काम, हर चीज़ बल्क में है यहाँ पे, हर चीज़। इस मार्केट में देखो ये मोबाइल केसेस हैं बहुत ज़्यादा, और जितना भी मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं ना जितनी भी, वो सारी इस मार्केट में आपको मिलेंगी। ये सारे के सारे बल्क में मोबाइल केसेस, और बहुत ज़्यादा यूनिक तरह के मोबाइल केसेस हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जितनी भी मोबाइल एसेसरीज़ हैं, जैसे चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, और इस तरह की जितनी भी और चीज़ें हैं, वो सारी इस मार्केट में आपको मिलेंगी, वो बल्क में मिलेंगी। ये अभी तक जितनी भी मुझे इस एरिया में नज़र आ रही हैं शॉप्स, ये सारी की सारी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मोबाइल केसेस हैं डिफरेंट मॉडल्स के, और ये सारे बल्क में हैं। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो भी बिज़नेसमैन आते हैं ना, वो बल्क में डीलिंग करके ना, तो यहाँ से माल जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में। तो ये बात है। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी मैं आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, तो इस वजह से इस एरिया में जितना भी आपको माल मिलेगा वो डिजिटल आइटम से रिलेटेड ही मिलेगा। ये सारी की सारी स्मार्ट वॉचेस। अच्छा यार, ये यूज्ड में लैपटॉप्स हैं। ये Core i7 10 जनरेशन 16 GB 500 GB SSD, और ये 4350 जो है ना RMB का है। और Asus ZenBook ये 1750 RMB का है, और ये 8 GB + 256 GB ये HP का है, Elite बुक। इसके अलावा ये है 2580 का, और ये है 16 GB + 256 GB SSD। इसके बाद ये है 16 GB + 500 GB SSD, और ये आपको मिलेगा 3280 RMB का। 2016 मॉडल है ये मैकबुक प्रो, ये वाला, ठीक है। 3280। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना कि इंडियन करेंसी में कितने बनते हैं, पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं, या USD डॉलर में कितने बनते हैं। इसके अलावा ये है 8 GB Core i5 11 जनरेशन Razer Book 13 4080 यानी कि 4080 RMB का ये, और 1 TB SSD इसमें लगी हुई है, ये वाला, ठीक है जी। और ये कितने का है? 1480 RMB का ये डेल का, 8 GB रैम है और 256 GB SSD के साथ, Core i5 8 जनरेशन, ये वाला, ये देखो Intel Core i5 8 जनरेशन। और ये वाला जो है ना वो आपको मिलेगा हुआवे का 2400 RMB का, 8 GB इसमें जो है ना वो लगी हुई है रैम, और 512 GB इसमें लगी हुई है SSD, और Core i5 है ये भी, और 8 जनरेशन। ये सारी की सारी एप्पल वॉचेज़ हैं। इनकी प्राइस वगैरह तो नहीं लिखी हुई ऊपर, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा।这个128 75块钱。这个是云南的你要便宜的？啊，你要便宜的？便宜的吗？哦，要多少个？一个。一个。哦，便宜的，便宜的这边来过来一下这边。这边这只就便宜一些，这边的话是45块钱，128G 45块钱，45。哦，你看一下那个。ओके। तो यार ये बता रहे हैं कि ये जितनी भी है ना 128 GB USB जो है ये मिलेगी आपको 45 RMB की। ये जो है ना
ये लेकिन थोड़ी लो क्वालिटी की है। ये USB 2.0 है ये, और ये 45 RMB की है, जबकि जो USB 3.0 है ना 64 GB वो बता रहे हैं कि 75 RMB की है। और ये मुझे हल्की लग रही है, इसका तो ये पॉइंट भी बाहर आ रहा है अभी। तो चलो वो देखते हैं दूसरी वाली, कि वो पूछते हैं कि वो कितनी तक की हो जाएगी। 最高天，这个哦，是这个这个这个比较贵，这个价格拿不了，啊70块钱， 70 70， 70对 70 对，70块钱，你好， और ये जो है ना 64 GB ये 40 RMB की बता रहा है, 多少 G 的？ 40 RMB। 哪个更有感受？तो 70块钱。那很感的这边，这挺好的，这边。好，我变了。 तो आप लोगों ने देख ही लिया कि प्राइस में भाई साहब डिफरेंस आ जाता है जब आप घूम फिर के देख लेते हो ना। तो जब मैं नीचे पूछा था ना यही USB 64 GB, तो वो बता रहे सेम USB थी वो, और उन्होंने 35 RMB की बताई है, और एक फ्लोर ऊपर आया हूँ तो इन्होंने 45 RMB की बताई है। तो ये होता है मेरे भाई कि जब आप थोड़ा सा देख लेते हो ना घूम फिर के, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो ये है। अभी देखते हैं मज़ीद, तो फिर अगर लेनी हुई तो फिर ले लेंगे यार, वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं है वैसे। देखो तो ये लैपटॉप्स हैं यहाँ पे, ये अब लैपटॉप वाला एरिया शुरू हो गया। अच्छा ये वाले जो है ना यूज़ में नहीं है, ये न्यू है। ये HP का 4699 यानी कि 4699 RMB ये वाला लैपटॉप। तो ये वाला जो है ना 3799 ये HP का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये तो सही है। और ये देखो HP का, ये जो है ना ये है 4599, तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसका स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ये सही है ये। तो ये वाले जो अभी दिखा रहा हूँ ना मैं, ये वाले न्यू हैं, ये सेकंड हैंड नहीं है। तो सेकंड हैंड अगर लेने हैं तो वो जो पहले दिखाए थे वो सारे सेकंड हैंड थे, मैंने जो भी पहले आपको बता रहा था ना प्राइस वगैरह, वो वाले सेकंड हैंड थे, और ये जो अभी मैंने बताया है ये सारे के सारे न्यू हैं। तो न्यू में और सेकंड हैंड में फ़र्क है। न्यू में ज़ाहिर सी बात है तो उसकी प्राइस तो ज़्यादा ही होगी। बाकी ये हुआवे कि अगर आपने ऑफिशियली न्यू प्रोडक्ट लेना है ना, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से लेने की बजाय वो ऑफिशियल जो आउटलेट होती है ना हुआवे की, शाओमी की या डेल वगैरह की, तो ऑफिशियल स्टोर से लें। वहाँ से आपको शायद थोड़ा सा महंगा मिले शायद, लेकिन वो चीज़ ओरिजिनल मिलेगी आपको, क्योंकि वो ऑफिशियल स्टोर से ले रहे हो। यहाँ से लेने का ये है कि अगर आप यहाँ से लेते हो तो शायद थोड़ा सा सस्ता मिल जाए आपको, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा सा प्रोडक्ट कंप्रोमाइज़्ड हो। कंप्रोमाइज़ मतलब हो सकता है उसका कोई कंपोनेंट बीच में से आगे पीछे हो, यू नेवर नो अबाउट दिस। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी पैसा लगा रहे हो अपने लैपटॉप के ऊपर, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल स्टोर से लो। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो उसके लिए ये मार्केट बेस्ट है। सेकंड हैंड के लिए तो पैराडाइज़ है यार ये। तो यहाँ से क्योंकि आप अपने कस्टम यानी कि ख़ुद से जो आपकी स्पेसिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है वो बता के तो आप प्रोडक्ट बनवा सकते हो। तो फिर उससे बढ़ के क्या हो सकता है, अपनी मर्ज़ी का पीसी बनवा लो, उसमें जो भी मदरबोर्ड चाहिए। ये देखो ना सारे पीसी पड़े हुए हैं सामने, तो ये केस पड़े हुए हैं सामने, तो इसमें जोन से मदरबोर्ड आपने लगवाना है वो खाली देखो पड़ा हुआ, तो उसमें जोन सा मदरबोर्ड लगाना है आपने, जोन सा आपने उसमें ग्राफिक कार्ड लगाना है, क्या उसमें आपने SSD लगानी है, कितनी रैम लगानी है, किस कंपनी की रैम लगानी है, ये सारा कुछ आप उनको बताओ। वो उसी टाइम आधे घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 15 मिनट के अंदर अंदर वो सारा कुछ फिक्स करके आपको, और आपको लैपटॉप या कंप्यूटर तैयार करके आपको दे देंगे, आप पैक करके फिर आप उसको ले जाओ। तो ये बात है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या रिक्वायर्ड करते हो। मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो अगर आपने सेकंड हैंड चीज़ लेनी है ना, ख़ासतौर पे कंप्यूटर वगैरह, मतलब नए भी मिल जाते हैं यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अब ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, तो यहाँ पे ओरिजिनल जो आउटलेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, खाली सेकंड हैंड नहीं है, तो यहाँ पे ओरिजिनल भी मिलेंगे आपको। तो लेकिन ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि घूम फिर के देख लो, घूम फिर के डिसाइड कर लो कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, उस हिसाब से
आप वो चीज़ ले लो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताया है ना कि USB मैंने एक जगह से पूछी 35 RMB की, दूसरी जगह से पूछी तो 45 RMB की। हो सकता है तीसरी जगह से पूछूँ तो वो वहाँ से आपको 55 RMB की वो बता दें। सो यू नेवर नो, इसलिए थोड़ा सा देख लो, उसके बाद जो सी चीज़ अच्छी लगती है वो ले लो आप लोग। When there are too many options to choose from, then it became absolutely difficult to decide which place to buy and where to buy and what to buy. So यही केस हो रहा है अभी मेरे साथ भी। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉल्स हैं यहाँ पे कि आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है तो यही डिसाइड नहीं हो पाता कि यार कौन सी जगह ये चीज़ बाय करने के लिए ठीक रहेगी। वैसे मैंने तो ऐसा कोई इतना ख़ास चीज़ें बाय नहीं करनी थी, मैंने अपने खा रहा हूँ। लेकिन अगर वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग आते हैं और बाय करने का सोचते हैं ना, तो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से थोड़ा ओवरवेलमिंग फ़ील करता है। यानी कि बंदे को पता नहीं चल रहा यार कि कौन सी जगह सही रहेगी चीज़ें ख़रीदने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप सोचते हो यार ये वाली जगह सही है, फिर कहते हो वो वाली जगह सही है, ये वाली शॉप सही है, वो वाली, तो ये चीज़ होती है। लेकिन जब ऑप्शन लिमिटेड हों तो फिर थोड़ा सा जो है ना आसान हो जाता है वैसे चीज़ें बाय करना, ये भी एक बात है। तो इट्स लाइक दिस। तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले तो एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा सा देख लो, माहौल देख लो, अपना प्रोडक्ट्स देख लो, आपको जो फिर उसके बाद एंड पे जाके या नेक्स्ट डे आपको अगर आपने कोई मतलब बड़ी चीज़ बाय करनी है, कोई ज़्यादा प्राइस वाली, जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन हैवी प्राइस वाला बाय करना है एप्पल का या व्हाटएवर, तो आप पहले एक दिन जो है ना वो राउंड करके देख लो, प्राइसेस वगैरह का आइडिया करके देख लो कि डिफरेंट शॉप्स पे क्या प्राइसेस दे रहे हैं वो। तो जैसे ही आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ये अच्छा ये वाला मॉडल इस वाले एरिया में इतने का मिल रहा है या इस वाली शॉप में इतने का अवेलेबल है और उसकी कंडीशन ऐसी है, तो फिर आप लोग नेक्स्ट डे आके पूरा जब आप लोगों ने देख लिया होगा, नेक्स्ट डे आके वहाँ से आके आप लोग वो वाला फ़ोन आप लोग बाय कर लो। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर तरीका है जो है ना चीज़ें बाय करने का, बजाय इसके कि आप रैंडमली एंटर हो जाओ और वहाँ से जो है ना वो रेट करके वहाँ से चीज़ ले लो। हो सकता है कि आपको अगर आप लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लिया हो तो आप लोगों को बेहतर रेट के अंदर बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए और आप थोड़ा सा जो है ना उसमें आपकी बचत हो सके। तो ये एक चाइना की तरक्की का जो सबसे बड़ा राज है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने चाइना को टोटली जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब चाइना ने ओपनिंग अप का फैसला किया तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने जब अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी कंपनीज लगाना शुरू की, तो उसके बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ हुई, जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंटली 14 ईयर्स चाइना दुनिया का लार्जेस्ट गुड्स मैन्युफैक्चरर है। कैन यू इमेजिन, दुनिया में जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल होते हैं उसमें से लीडिंग नेशन है वो चाइना है, और लगातार 14 साल हो चुके हैं ऐसा होते हुए। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि चाइना कितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं वो हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। लेकिन एक और चीज़ जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं चाइना के हवाले से, वो क्या है, आप लोग सोच सकते हो कि यार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो दूसरी कंट्रीज़ भी करती हैं, तो वो इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों नहीं कर रही, या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो उसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ। उसके पीछे जो वजह है वो है टेक्निकल स्किल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स। चाइना के लोगों की जो इंडिविजुअल टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग, उसके प्लांट यहाँ पे हैं, एप्पल उसके प्लांट यहाँ पे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जिस फ़ोन को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो चाइना से ही मैन्युफैक्चर हुआ है। अच्छा, आप लोग ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना की जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, लो क्वालिटी होती हैं। ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे हुआवे है, एप्पल है, सैमसंग है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हैं। इवन के जो टेस्ला है,
टेस्ला के जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, गीगा फैक्ट्री, वो भी शंघाई के अंदर है। तो इनकी जो, क्योंकि जो चाइना के लोग हैं उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की फिनिशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की होती है। इसी वजह से जो है ना वो चाइना इतनी तेज़ी से जो है ना वो तरक्की कर रहा है। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि चाइना ईवी प्रोडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। और चाइना के अंदर ये जो जितनी भी आप लोगों को टैक्सीज चलते हुए नज़र आ रही हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसकी वजह से जो इतनी बड़ी सिटी यानी कि शैनज़ेन इतनी बड़ी सिटी है, उसके बावजूद यहाँ पे पोल्यूशन का कोई इतना मसला नहीं है। उसकी वजह क्या कि जितनी भी यहाँ पे आपको ज़्यादातर कार्स मिल रही हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। इवन के बसेस, इवन ट्रेन्स जो हैं वो जो है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना की जो इंडिविजुअल टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है इस मुल्क की तरक्की के पीछे। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो है ना वो सस्ती लेबर, हाई टेक्निकल स्किल्स और क्या नाम है फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने चाइना की तरक्की को जो है ना, जो चाइना की तरक्की का जो है ना अहम राज हैं। और यही वजह है कि चाइना इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और लगातार मैंने आपको बताया कि 14 ईयर्स चाइना इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, यू नो। सो ये बात है। अच्छा, ये वाला जो लैपटॉप है ये 5999 RMB का है, बिल्कुल ब्रांड न्यू